फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, क्लास 9 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। तो चलिए इसे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। और ये चैप्टर देखो यार मोशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं और इसे कंप्लीट कर। देखो यार मैंने अपने चैनल पे मोशन और क्लास 10 के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए, तो जाओ उन्हें देखो फटाफट से। और चलिए आज हम क्लास 9 का बहुत ही अच्छा चैप्टर जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को खत्म करते हैं। तो देखो यार इसमें पहले होता है फोर्स। क्या होता है देखो, इसकी डिफिनेशन तुम्हें मतलब समझ में आ जाएगी लेकिन समझ में नहीं आएगी। देखो क्या है, पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑन एनी ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो उससे हम लोग फोर्स कहते हैं। जैसे 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 मैंने इसे घिसा और इसे धकेला, तो इस जो मैंने किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं दरवाजा को पुश करते हैं पुल करते हैं तो उस समय हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। और दरवाजा को जैसे ढकेल के खोलते हैं तो उस समय हम पुल करते हैं, ओपनिंग द डोर, ओपनिंग द विंडो। ये सब क्या है, हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। पुशिंग एंड पुलिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स देखो, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है फोर्स कर क्या सकता है, देखो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव में ला सकता है। इसका मतलब जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे पुश या पुल करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। तो क्या है मतलब फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। और क्या कर सकता है, इसे हम मिटा के ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन। फोर्स क्या कर सकता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं जिस तरफ हमें उसे मोड़ना है तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। मतलब जैसे मान लो मैंने इसे पुश किया, ये आगे जा रहा है, फोर्स लग रहा है कंटिन्यूसली फोर्स लग रहा है, लेकिन मुझे मैंने यहां से फोर्स लगाया तो ये मुड़ गया, मतलब अपने लेफ्ट में मूव कर गया, मुड़ गया। तो उसे हम लोग कहते हैं, मतलब क्या हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्स कैन चेंज स्पीड। फोर्स स्पीड को भी चेंज कर सकता है। जैसे अगर मेरी गाड़ी है 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मैंने इस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये 20 मीटर पर सेकंड से जाने लगेगी। इसका अगर इंजन देखो, ये इंजन है, अगर ये गाड़ी है तो इस पे अगर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये ज्यादा तेज भागेगी, ठीक है। अब फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज स्पीड, फोर्स कैन चेंज शेप, फोर्स कैन चेंज शेप। जो फोर्स है वो शेप को भी चेंज कर सकता है। मतलब जैसे देखो अगर हम कोई क्ले को हम लोग उसपे फोर्स लगाते हैं तो वो अपने जो है वो आकार को चेंज कर लेता है। अब जैसे हम लोग रबर पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, अपने 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 आकार को चेंज करता है। तो क्या है, फोर्स अप्लाई करने से आकार भी चेंज हो जाता है। तो आओ अब फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स। एक बार टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या है भाई, टाइप्स ऑफ फोर्स फोर्स के कितने टाइप है, देखो फोर्स की पहला टाइप जो है वो है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का क्या मतलब होता है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब ऐसा और फोर्सेस एक्टिंग ऑन, मतलब ऐसा फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस होता है, फोर्सेस ऐसा फोर्सेस, मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, अब इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। मतलब बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स होता है कि
जिसमें एफ नेट टोटल फोर्स 0 होता है, मतलब नहीं समझ में आया, देखो इसका डिफिनेशन लिखते हैं पहले तो समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ऑल फोर्सेस 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 एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, all force acting on object, their net force is 0। ऐसा फोर्स जो कि ऐसा फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं लेकिन उनका जो नेट फोर्स आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। और इसमें क्या ये फोर्स मोशन को मूव नहीं करा सकता, दिस कैन नॉट मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये फोर्स ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं ला सकता। मतलब देखो ये कोई ब्लॉक है एम मास, अब मैंने इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये दो फोर्सेस लगी, लेकिन 5 इसे कैंसिल कर दिया, तो एफ नेट क्या बचा, एफ नेट तो 0 हो गया, तो एफ नेट इसमें 0 होगा। ये दोनों अपने आप को कैंसिल कर दे रही है। मैंने ऊपर से फोर्स लगाया और नीचे से भी लगा दिया, तो ये बैलेंस्ड हो जा रही है। बैलेंस का मतलब एक को लगभग कैंसिल आउट कर दे रही है, फोर्स क्या हो जाती है, कैंसिल आउट, तो उसे हम बैलेंस, जिसमें एफ नेट 0 हो जाएगा, ये 5 कट के 0 हो जाएगा। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, forces apply on object, forces apply on object whose F net is not zero, F net 0 ना हो, और this unbalanced unbalanced force is responsible for movement। ये एक ऐसा अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट फोर्स एफ नेट, जिसमें एफ नेट 0 ना हो, टोटल फोर्स कुछ ना कुछ हो, वो 0 ना हो, तो ऐसे फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। मतलब जैसे देखो मैंने वही 5 कोई मास लिया, अब मैंने इधर से 5 न्यूटन लगा दिया और इधर से 10 न्यूटन और लगा दिया, और इधर से सिर्फ लगाया 5 न्यूटन, तो ये कैंसिल कर देगी, लेकिन 10 न्यूटन का फोर्स जो एफ नेट है 10 न्यूटन बचेगा, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इधर की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, मोशन आ गया, तो यही ऑब्जेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 10 न्यूटन की फोर्स से ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस, किसी की बैलेंस नहीं हो पाएगा, दोनों अपने आप को कैंसिल नहीं। जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इधर से 5 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, तो ये यहीं पर रहा, रेस्ट पे रहा, ये इधर उधर नहीं गया। लेकिन अगर मैं इधर से ज्यादा फोर्स लगाऊं, इधर से कम फोर्स लगाऊं, तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, किसी की ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, आधा कैंसिल हो गया और 10 न्यूटन जो मैंने बताया उस तरीके से इधर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन के 3 लॉज ऑफ न्यूटन। न्यूटन के 3 लॉ। पहला लॉ होता है, इफ, लिख देता हूं मैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट विल रिमेन in rest, if any object in motion will continue in motion in straight line। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। मतलब जैसे देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
अगर ये ऐसे है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, लेकिन अगर इसे हम मोशन में कर देते तो ये मोशन में रहना चाहिए। लेकिन सर हम तो अगर किसी चीज को फेंकते हैं तो वो जाके रुक जाता है, मतलब ये गलत हो गया? नहीं, उसमें हम एयर ड्रैग लगता है, एयर रेजिस्टेंस लगता है, ग्रेविटी लगती है, और जब हम लोग इसे रेस्ट पे रखते हैं तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा। ये एग्जाम्पल बढ़िया इस लॉ को समझने के लिए कि जब हम रेस्ट पे रख दिया रेस्ट पे ही रहेगा दुनिया भर, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे एक्सटर्नल, until unless compelled by एक्सटर्नल फोर्स। जब तक आप एक्स पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं तब ये मूवमेंट करेगा, लेकिन मैं ऐसे रख दिया तो ये एकदम मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये लॉ समझ में आ गया। अब मतलब दुनिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। जैसे मान लो अगर ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, मैं मार्कर को रखता हूं, ये मेरा हाथ है और ये मेरा ब्लॉक है। अगर मैं ये रेस्ट पे है ये भी रेस्ट पे है तो दोनों रेस्ट पे है, तो इसके लॉ के हिसाब से दोनों रेस्ट पे रहना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को हटा दूंगा तो डिस्टेंस नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये रेस्ट पे रहना चाहेगा, लेकिन मैंने इसे फोर्स लगा कि इसको इधर कर लिया तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब इसका सरफेस हट गया। वो आपके एनसीईआरटी में ये ग्लास वाला एग्जांपल है कि हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, इस पे से पेपर रखेंगे और इसे क्वाइन रखेंगे। तो अगर मैं इस प्लेट को हटा दूंगा तो ये क्वाइन तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, लेकिन इसके वजह से नीचे गिर जाएगा, ये इसके साथ मोशन में नहीं चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ गए? जो चीज रेस्ट पे रहना चाहिए, जो चीज मोशन में रहना चाहिए। अगर आप इसे यूनिवर्स में जाके छोड़ाओ तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर मैं इसे फेंकूं यूनिवर्स में या वैक्यूम में, जहां एयर ड्रैग वगैरह ना लगे। ठीक है, अब डेली लाइफ एग्जाम्पल को देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो डेली लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे देखो ट्रैवलिंग इन बस, जब हम बस में ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है, जब बस में ट्रेवल करते हैं तो ड्राइवर अगर मतलब बस खड़ी है स्टॉप पे है, लेकिन अगर जैसे ड्राइवर एक्सीलरेट करता है और हम खड़े रहते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से पीछे की तरफ हमें फोर्स लगता है, धक्का लगता है। क्यों लगता है? देखो ये मान लो ये बस का सरफेस है, ठीक है, ये बस का सरफेस है, यहां से ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया। अब हमारी बॉडी जो है इसके मान लो दो पार्ट, ये वाला बॉडी है, इसके देखो ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, ये अपर बॉडी, ये लोअर बॉडी। तो क्या होगा, हमारा जो बॉडी है ये वाला, ये बस के साथ तो मोशन में चला जाएगा, लेकिन ये ऊपर वाला बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। तो अगर ये रेस्ट पे रहना चाहेगा और ये मोशन में चला जाएगा तो हमें पीछे की तरफ एक ऐसी फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ये भी हमें साबित करता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ सही है। ठीक है, अब ऐसे ही जब ट्रेवल बस का दूसरा एग्जांपल है, जब मान लो ये बस का सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट गाड़ी पे हम खड़े हैं, अगर मान लो ये ब्रेक झटके से अप्लाई कर दे तो हमारा ये सारा बॉडी मोशन में था, लेकिन ये वाला बॉडी बस के साथ कांटेक्ट में था तो ये जल्दी रुक जाएगा, लेकिन ये वाला मोशन में ही रहेगा, तो हम आगे की तरफ हमें एक फोर्स लग जाएगा। तो ये हमें बताता है कि जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहिए, और जो चीज रेस्ट में है ये रेस्ट में आ गया लेकिन ये मोशन में ही रहना चाहिए, हमारी अपर बॉडी। तो ये इस पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि इसे रुकना चाहिए था। अब दूसरा चीज, सीट बेल्ट, कार सीट बेल्ट। अब सीट बेल्ट में क्या वही काम है, जब हमारी हम लोग मान लो कार में बैठे हैं और अगर ब्रेक मारा जाए तुरंत तो क्या होता है, हमारी जो लोअर बॉडी होती है वो तो रुक जाती है, लेकिन जो हमारा अपर बॉडी होता है वो मोशन में रहना चाहेगा, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो वो तो रेस्ट में हो जाती है, मतलब नीचे वाली बॉडी रेस्ट में हो जाती है, लेकिन अपर वाली बॉडी हमारी मोशन में रहती है, जिसके प्रकार से सीधे से फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये 3-4 डेली लाइफ, देखो डेली लाइफ एग्जांपल बहुत है समझने के लिए इसके, लेकिन हम 3-4 हमारे एनसीईआरटी में दिया और मैंने 3-4 सारे समझा दिए। ठीक है, अब देखो यार इससे आगे बढ़ते हैं तो हमें समझना होगा दूसरा चीज जो कि है इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वही सेम चीज है जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। लेकिन इनर्शिया क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it is a property due to which object resist to change state। इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वो देखो पहला, इसमें दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है, लेकिन वो एक लॉ था और ये प्रॉपर्टी है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये क्या है कि एक प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट को अपने, it is a property of object due to which object resist to change its state। इसमें क्या है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को नहीं चेंज करना चाहता। वो अगर मोशन में है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। आपको लगता होगा कि एकदम सेम टू सेम न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि ये प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो मोशन में या फिर रेस्ट में रहना चाहेगा। अब जैसे मान लो, अब इनर्शिया दो प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगी, सेम चीज। लेकिन इसमें ये इनर्शिया जो रेस्ट है वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मास पे डिपेंड करता है। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट, मान लो ये है, ये मैं इसे रख दिया, ठीक है, क्या बोल रहा है कि मास पे डिपेंड करता है रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, लेकिन इसका मास इतना कम है कि हम इसके स्टेट को, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं ऐसे फोर्स लगा के। लेकिन मान लो यहाँ पे कोई बड़ा सा रॉक आ जाए, उसका मास ज्यादा हो जाए तो इनर्शिया रेस्ट ज्यादा हो जाएगा, और तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, तो उसे मैं धक्का दूंगा तो वो नहीं मुझसे हो पाएगा, उसे और ज्यादा, बहुत ज्यादा फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पे। देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट का या फिर मास ज्यादा कर दो या फिर वेलोसिटी ज्यादा, बहुत ज्यादा कर दो, तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अगर ये इन दोनों को ज्यादा कर दोगे तो, जैसे मान लो मेरे तरफ एक साइकिल आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर से और 20 केजी की, और दूसरी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कौन सी, इसका जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा होगा, और उसे रोकना, उसके स्टेट को चेंज करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। या फिर एक ट्रक को लाओ 1 किलोमीटर पर आवर से, और एक साइकिल को लेके आओ 1 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कौन सा ज्यादा, उसका ट्रक का मास ज्यादा हो जाएगा और वेलोसिटी कम रहते हुए भी उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा रहेगा, और उसके स्टेट को चेंज करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा जो कि हमारा टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, इट इज मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मतलब मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, छोटा पी से, और ये किसका प्रोडक्ट होता है? मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब देखो, इसका पहले एसआई यूनिट डिस्कस कर लेते, फिर उसे आप इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। 2 मिनट टाइम, ठीक है भाई। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका क्या है कि मास का क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का कितना होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर देखो ऐसे लिखा जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, नहीं सुनो, केजी, ये केजी है, ये केजी रहेगा, और मीटर पर सेकेंड ऐसे। तो लेकिन हमें एस को ऊपर ला दूंगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका एक और डिफिनेशन लिख रहा हूं, इट मेजर द
इनर्शिया ऑफ मोशन। ये एक ऐसा क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि इनर्शिया ऑफ मोशन को मेजर कर सकता है, कर देता है। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा। और इनर्शिया ऑफ मोशन डिपेंड किस पे करता है? मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये मेजर करता है इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कितना मोशन ताकतवर है या फिर मोशन कितना कमजोर है। तो ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 10 केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स, और किसी का ऑब्जेक्ट का है 20 केजी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो किसका जो है मोमेंटम ज्यादा रहेगा? ऑब्वियस बात है इसका ज्यादा रहेगा, किसकी? इसका जो है मोमेंटम ज्यादा है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन को नापता है कि जो मोशन है कितना ताकतवर है या फिर कितना कमजोर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है मोमेंटम, समझ लिया। अब हमारा टॉपिक है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखो दूसरा लॉ मोशन का क्या कहता है? दूसरा लॉ न्यूटन ने क्या दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, थोड़ा सा यार इंक भरते हैं, किसी की इसका जो है वो दिक्कत आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इंक भर के आपको करते हैं। हाँ तो भाई हमने इंक वगैरह भर लिया। तो ये क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड, अप्लाइड। अगर ओहो, मतलब देखो, जो अगर हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, मोमेंटम, मोमेंटम उतना ज्यादा और जल्दी चेंज होगा। मतलब अगर मान लो कि किसी कोई गाड़ी है जो कि जा रही है, इधर समझते हैं 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब इसे 100 होने में कि 100 कैसे होगा? तो इस पे ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो ये 100 होगा। तो और अगर कोई 60 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये बढ़ के 100 मीटर पर सेकंड, तो मतलब इसका मोमेंटम चेंज हुआ ना, फोर्स अप्लाई करने से इसका मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। तो यही सेकंड लॉ करता है, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा और जल्दी चेंज होगा। और मान लो कि कोई 60 मीटर पर सेकंड से ज्यादा गाड़ी चल रही है और इस पे फोर्स लगाया गया, लेकिन इसका इंजन जो है ताकतवर है, इसका जो इंजन है वो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या करेगा इसका जो है जल्दी ये 2 सेकंड में चली जाएगी। लेकिन अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट का मान लो स्विफ्ट है और ये डिफेंडर है, तो क्या करेगा ये जो ये डिफेंडर क्या होगी 60 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड जल्दी जाएगी, क्योंकि इसका जो है मोमेंटम जल्दी, ज्यादा फोर्स लगाने से जल्दी और ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो फोर्स है वो मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? आपको अब एक इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन चीज आने वाला है, जो कि है हमारा वो एक क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मूला आने वाला है। एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टी। हमें किसी भी चीज का हम टाइम के रिस्पेक्ट में, मैंने कहा ना जल्दी चेंज होगा, जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना जल्दी चेंज होगा। ठीक है, तो ये टी, सुनो जो फोर्स है, अब इसे इधर ये सब मिटा के ऊपर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जो फोर्स है वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टी। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, किसी की चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल कितना मोमेंटम था और इनिशियल कितना मोमेंटम था, उसी को हम लोग चेंज। तो यहां से हम लोग एम को कॉमन, ओहो ये यार पूरा इंक बह रहा है, ज्यादा भर दिया लग रहा है, सॉरी यार।
दिक्कत इसी से हो रहा है, वीडियो ना रुकने को जाए भाई। ठीक है चलो, तो फाइनल मोमेंटम मतलब यहां से हमने m कॉमन लिया तो v माइनस यू आई अपॉन में t। ठीक है, तो यहाँ पे अगर m है तो ये इसको तुम पहचानते हो ना, m ये क्या है, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी, मोशन चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन, तो ये एक फॉर्मूला आ गया f। और जब भी हम यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा, फोर्स इज, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, जो कि यहाँ पे इस कांस्टेंट में है k। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल का साइन लगा के k लिखेंगे, तो k इज इक्वल टू एम ए, और इस k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो इसका मतलब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, यहाँ पे मास ऑब्जेक्ट का मास रहेगा और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन रहेगा, तो हमें फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, इसको हम सवाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा यार गीला गीला हो गया। ये सेकेंड लॉ का कुछ एप्लीकेशन, सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है देखो। सेकेंड लॉ का पहला एप्लीकेशन है सेकेंड लॉ का, कैचिंग द बॉल, कैचिंग द बॉल। अगर जब देखो यार बैट्समैन मारते हैं छक्का, तो जो बॉलर होते हैं वो अपने हाथ को कुछ ऐसे करते हैं कैच करते समय कि अब जो कैचिंग द बॉल मतलब बॉल को कैच करते समय जो बॉलर्स होते हैं वो ऐसे कैच करते हैं, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं ले लेते हैं, कि डायरेक्टली नहीं लेते, वो अपने हाथ को ऐसे पीछे करते हैं, जिसके कारण टाइम बढ़ जाता है। देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg माइनस mg और अपॉन में t। सॉरी यार, गलती हो गई, वो वाला फॉर्मूला फिर से डिराइव करना पड़ेगा। देखो यार क्या था उसमें, वो सर गलती से हो गया, किसी ये इंक चू रहा था ना, तो यार थोड़ा सा दिमाग उधर उधर चला गया। देखो फोर्स क्या है, वो चेंज, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू चेंज इन मोमेंटम। और हमने जो फोर्स का मोमेंटम का जो फॉर्मूला मैंने लिखा था वो क्या था, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, मोमेंटम मैंने पढ़ा है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में t। तो ये m को कॉमन लेंगे और v माइनस यू आई अपॉन में t। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है तो m इंटू a। ठीक है, और ये वाला साइन हटाएंगे तो k लगाएंगे, और मतलब इक्वल का साइन लगाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो उसे कांस्टेंट का नाम है k। तो हम इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, कभी कभी इसका वैल्यू मतलब कोई कांस्टेंट अलग होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए, भाई ये मैं भूल गया था, ये इंक थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, माफ कर देना इसके लिए। ठीक है, तो जो अब इसके एप्लीकेशन समझते हैं, एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। देखो सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ का मतलब देखो, वाइल कैचिंग द बॉल, जब जो बॉल कैच करने वाले होते हैं वो अपने हाथ को कुछ ऐसे करते हैं। अब देखो यार यहाँ पे एक बढ़िया तरीका मैं समझा रहा हूँ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम अपॉन में t। इसका मतलब देखो जो यहाँ पे होता है ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो नीचे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये टाइम को हम लोग बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, इस समय ये पता चल रहा है। तो अगर हम लोग क्यों जो कैचर्स होते हैं वो ऐसे करते हैं, जिसके कारण उनके टाइम है वो बढ़ जाता है, तो फोर्स उनके जो पाम पे लगता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो आसानी से, अगर वो डायरेक्ट कैच करेंगे तो टाइम बहुत कम हो जाएगा और फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए ऐसे कैच करते समय पीछे करते हैं। ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन है लॉन्ग जंप में क्या होता है, अगर
हम लोग लॉन्ग जंप आप जो गेम होता है उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े कुशन बिछा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम। तो जिसके कारण जो गद्दा होता है उस पर कूदते ही ऐसे कूदेंगे तो वो टाइम जो है वो बढ़ जाता है, कुशन पे टाइम बढ़ जाता है और फोर्स कम हो जाती है, जिससे जो जंपर्स होते हैं उन्हें थोड़ा कम वो पेन होता है। ठीक है, और ये सारा जो एग्जांपल है वो फोर्स के यूनिवर्सली, टाइम की यूनिवर्सली पे ये सारे एप्लीकेशन है। जितना ज्यादा टाइम को बढ़ाओगे उतना ज्यादा फोर्स कम होगा, और जितना टाइम कम होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? जैसे फोर्स बढ़ाने पे मोमेंटम चेंज मतलब बढ़ेगा, लेकिन समय को बढ़ाने पे फोर्स कम होगा। ठीक है, इसलिए जंप वगैरह में कुशन कुशन क्या करेगा, अगर मान लो तुम्हें एग्जांपल दूं, मान लो ये कोई हार्ड सरफेस है और मैं इससे मान लो मैं ये हार्ड सरफेस है और मैं इस पे जंप किया, तो ये कोई मतलब ये दबेगा नहीं तो इसका टाइम नहीं बढ़ेगा, तो इससे मुझे डायरेक्ट इंपैक्ट लगेगा। लेकिन अगर मैं ये मान लो ये कोई गद्दा ले लूं और इस पे कूदूं तो इसका दबने के कारण जो है टाइम बढ़ जाएगा, और टाइम जब बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से F इज इक्वल टू। ठीक है, और बस अब देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। इसने हमें फॉर्मूला क्या मिला, F इज इक्वल टू एम ए, इससे हमें फॉर्मूला मिला इस जो है लॉ से। लेकिन इसका एसआई यूनिट वगैरह डिस्कस करते थे। एफ क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की जो केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। और लेकिन इसका और एक इसे डिस्कवर किसने किया है, न्यूटन ने किया है, तो हम लोग इसे कर सकते हैं न्यूटन। इसका जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, किसी की एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। मैंने पहले चैप्टर में बताया कि जब देखा तुमने ना 5 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहा था, ज्यादा 15 न्यूटन का लगा दूंगा, डायरेक्शन पे डिपेंड किया ना। ठीक है, देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर्मूले से इसका एसआई यूनिट है, और या फिर आप न्यूटन लिख सकते हैं। हम लोग इसके लिखने के वजह हम लोग ये ज्यादा न्यूटन लिखते हैं। एंड ये जो न्यूटन होता है वो बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल बाद में आप क्वेश्चन करते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस चैप्टर में हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस चैप्टर जब ये खत्म होगा इस लॉ के बाद, देखो इस चैप्टर में बस एक ही फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, और जो मोमेंटम, नहीं दो फॉर्मूले, मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मोमेंटम का एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर एमवी, हाँ ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड होता है, और इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लोग न्यूटन कहते हैं। न्यूटन, इस फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। शुरू में मैंने ब्लॉक वाला एग्जांपल से समझा दिया था। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये बोर्ड भी मुझे फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स कैसा होगा, इक्वल होगा, लेकिन वो अपोजिट होगा। ठीक है, जो फोर्स होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा। मैंने इस पे 5 न्यूटन का लगाया तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा, लेकिन ये -5 न्यूटन का लगाएगा। ठीक है, जो कि कैंसिल कर देगा। अगर मैं इससे ज्यादा फोर्स लगा दूं तो ये मूव कर जाएगा। ठीक है, मतलब एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप एक्शन करोगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। आप जैसे आप वॉल करते हो तो आप जमीन को पीछे धक्का देते हो, जिससे आपको एक्शन करते हो तो वो भी आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है, जिसके कारण आप मूव करते हो। आप दौड़ते हो तो आप दौड़ते हो तब उससे ज्यादा जल्दी जल्दी ढकेलते हो जमीन को, तो वो इक्वल एंड अपोजिट वो भी आपको ढकेलता है। ठीक है, तो एवरी एक्शन है इक्वल। जैसे ये रॉकेट है, ये रॉकेट वाला एग्जांपल बहुत बढ़िया है। रॉकेट, ये कोई रॉकेट है, ठीक है,
ये रॉकेट है। अब यहां से इसने मतलब इसका जो है ये यहां से इसने गैस को रिलीज किया, ठीक है, गैस को रिलीज किया तो ये इसने एक्शन नीचे की तरफ किया, लेकिन इसके ऊपर रिएक्शन मिला, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट में इसे रिएक्शन मिला तो ये ऊपर उठा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। मैंने अभी समझाया कि वॉल्किंग के समय हम जो है अर्थ को पीछे की तरफ धक्का देते हैं और वो हमें आगे की तरफ धक्का देती है, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन करते हैं, हम लोग एक्शन करते हैं और हमें वो रिएक्शन, मतलब थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ये है कि एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। वॉल्किंग हो गया, दौड़ने को क्या कहते हैं भाई? रनिंग वाइल रॉकेट लॉन्चिंग एग्जांपल दिया था ना। रॉकेट लॉन्चिंग में क्या है कि ये नीचे एक्शन करता है और ऊपर उसे रिएक्शन मिलता है, तो मतलब एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का आप जो भी आपने एक अपने दोस्त को थप्पड़ मारा तो वो भी आपको थप्पड़ मारेगा, आपके एक्शन का रिएक्शन होगा। तो मतलब अगर मैं इस पे फोर्स लगा रहा तो ये भी मुझे फोर्स लगा रहा है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा फोर्स लगा दे रहा हूं तब ये मूव कर रहा है। मैं इस दीवार पे इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो कि इक्वल अमाउंट पे इक्वल। इसलिए हम जब मुक्का मारते हैं दीवार पे तो हमें घाव लगता है, क्योंकि वो भी एक फोर्स लगा रहा है, आपके एक्शन पे वो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो।